हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ऑर्बिट बाय हिमांशु। आज हम हिस्ट्री के जो टॉप मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं उनकी अगले सेट को करने जा रहे हैं। ये सेट नंबर 4 है। इससे पहले 3 सेट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर उनको आप दे सकते हो। और ये जो हिस्ट्री के टॉपिक वाइज एमसीक्यू बन रहे हैं, ये टॉपिक वाइज एमसीक्यू आपके हर एग्जाम्स के लिए फ़ायदेमंद है। आप कोई भी तरह का एग्जाम देने वाले हो, एसएससी हो गया, एसएससी का सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, स्टोनो, कोई भी आप देने जा रहे हो, हर जगह की ये जीएस आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। क्योंकि ये एडिक्विटी के पैटर्न पे ही बनी हुई है। जो एडिक्विटी आपका आप एग्ज़ाम ले रही है, उसी के हिसाब से इनकी डिफ़िकल्टी लेवल को भी रखा गया है और ये प्रीवियस ईयर के ही बेस पे हैं। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का दे रहे हो या आप अंडर ग्रेजुएट लेवल के दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो, डी ट्रिपल एस बी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एम पी टेट वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 या कोई भी टीचिंग एग्जाम दे रहे हो, हर जगह की हिस्ट्री आपकी ना फिक्स्ड होती है। हिस्ट्री में आप कुछ भी चीज़ अलग नहीं होती है या चेंज नहीं होता है। तो ये आप एक तैयारी कर रहे हो, उससे आपके कई सारे एग्जाम्स तैयार हो रहे हैं। और ये बाईलिंगुअल लैंग्वेज में ही बनाया गया है इसको, ठीक है, ताकि इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स को कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही, हु वाज द चीफ गॉडेस ऑफ द ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक काल की मुख्य देवी कौन सी थी? उषा, सरस्वती, अदिति या पृथ्वी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका अदिति। ठीक, अदिति के बारे में थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन कर दें इस डीटी के बारे में, तो अदिति जो देवी थी वो मदर ऑफ गॉड्स थी। ठीक है, सारे ही जितने भी गॉड्स थे उनकी ये मदर थी, उनको हम अदिति कहते थे। ठीक है, ऋग्वेद में इनका बार बार उल्लेख हुआ है, यानी अर्ली वैदिक एज में जो ऋग्वेद लिखा गया था, सबको पता है अर्ली वैदिक एज में ही ऋग्वेद को लिखा गया था, वहाँ बहुत बार इनका वर्णन हुआ है। ठीक है, पोस्ट वैदिक एज में भी इनका वर्णन हुआ है। ठीक है, ऋग्वेदा में। और इनको देवताओं के प्रोटेक्टर भी बोला गया है, यानी शी वॉज द प्रोटेक्टर ऑफ देवाज, देवताओं की ये रक्षक थी, सिंबल ऑफ इन्फिनिटी थी, अनंत और असीम शक्ति की प्रतीक थी ये अदिति, और एसोसिएटेड विद स्काई एंड अर्थ, आकाश और धरती से जुड़ी हुई थी। आप देख रहे हैं ना, आपने एक क्वेश्चन किया लेकिन आपको इसी में 5 से 6 क्वेश्चन के आंसर्स मिल गए। इसी तरह आपको सारे ही मिलेंगे, यानी आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। इस तरह से इसको मैंने फ्रेम किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ ऋग्वेदा। ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी में, एनटीपीसी में पूछा गया है, रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया है। गंगा, सरस्वती, यमुना या सिंधु? इसका करेक्ट ऑप्शन है सिंधु। सिंधु नदी का उल्लेख उल्लेख बहुत बार हुआ है इसमें। तो सप्त सिंधु शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है। ठीक है, सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी इसकी, और ये आर्यंस की लाइफ से जुड़ी हुई थी। सबको पता है आर्यंस का इन्वेजन कब हुआ था? 1750 बीसी के आसपास से आर्यंस आना शुरू हो गए थे। यहीं पे डिक्लाइन माना जाता है हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और इसीलिए आर्यंस का इसकी पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? सिंधु नदी। ठीक, ये वाइडर ट्रेड और फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऋग्वेद में किस देवता का को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है? विच डीटी इज सुप्रीम इन ऋग्वेदा? वरुणा, इंद्रा, अग्नि या सोम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? इंद्रा। कैसे इंद्रा? चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, कुछ शायद आपको नया सीखने को मिले। गॉड ऑफ वॉर बोला जाता था इंद्रा, और गॉड ऑफ रेन भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि इंद्रदेव ही बारिश कराते हैं, हम लोग को हमेशा अभी भी पता है, इंद्रदेव को ही माना जाता है। मोस्ट हिम्स डेडिकेटेड, यानी सबसे ज़्यादा जो भी स्तुतियाँ थीं, ठीक है, वो इंद्रा को ही डेडिकेटेड थी, इसलिए हम मानते हैं कि जो इंद्रा थे वही उस समय के क्या थे? चीफ डीटी थे। व्रत का वध कर वर्षा दिलाई, ही किल्ड अ व्रत। व्रत कौन है? एक डेमन था, राक्षस था, जिसको मार के उन्होंने वर्षा दिलाई थी, ऐसा उसमें मेंशन है ऋग्वेदा में। फॉन्ड ऑफ सोमा, यानी इनको जो सोम रस था वो बहुत प्रिय था। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप बिलीव नहीं करोगे, ये क्वेश्चन पूछा गया शायद किसी इसरो के एग्जाम में पूछा गया है। मैंने इसका दिया था, लेकिन मुझे रिकॉल नहीं हो रहा है कौन सा एग्जाम था, लेकिन इसका मैंने सोल्यूशन देखा था, तो इसरो के एग्जाम था। द गॉड फॉन्ड ऑफ सोमा करके था, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या था? इंद्रा था। ऋग्वैदिक काल के श्रेष्ठ देव कौन है? तो इसका भी आंसर ऋग्वेदा ही, इंद्रदेव ही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं, ऋग्वेद किस भाषा में लिखा है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। किस किस क्वेश्चन में लिखा, किस भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। ठीक, इसका थोड़ा सोल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है, और वैदिक संस्कृत में इसकी रचना हुई है।
ठीक है, इतने कितने मंडल हैं इसमें, आप बिलीव नहीं करोगे, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। कितने मंडल है और सुक्त, ये दो चीज बहुत, मतलब ये आरआरबी एनटीपीसी का और एसएससी का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया हुआ है क्वेश्चन कि इस कितने मंडल थे और कितने सुक्त थे, यानी कितने हिम्स थे और कितने मंडलास थे। ठीक है, फर्स्ट स्रोत ऑफ वैदिक कल्चर, हमें पता है फर्स्ट स्रोत भी होते हैं और सेकेंडरी सोर्सेज भी होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं अगर आप कमेंट सेक्शन में बता सके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है मेरे लिए। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 1, वर्ग 2 या वर्ग 3 किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक, तो आपके लिए अदर जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, सामाजिक विज्ञान हो गए, सोशल साइंस हो गई, ठीक, इंग्लिश हो गई, ठीक है, और आपकी ये साइंस हो गई, ज्योग्राफी हो गई, पॉलिटी हो गई, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं इसी चैनल में। आपके प्लेलिस्ट में जाकर विजिट करिएगा, वहाँ आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और सारे प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज आपके सारे बने हुए वहाँ पे वीडियोस हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ऋग्वैदिक समाज का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, ट्रेड, एग्रीकल्चर, पशुपालन या हस्तशिल्प। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पशुपालन। सबको पता है ऋग्वैदिक पीपल थे, वो सब क्या कहते थे, गाय पालते थे, और इनके बीच में जो सबसे ज़्यादा लड़ाई होती थी वो किस वजह से होती थी, गाय की कैटल रेयरिंग के लिए ही सबसे ज़्यादा इनकी लड़ाई होती थी, गाय की वजह से ही, गाय की चोरी होती थी। गोधन को बोला गया था संपत्ति, यानी गाय ही इनकी संपत्ति थी, नोट्स तो थी नहीं, करेंसी तो थी नहीं। वॉर कॉल्ड गविष्टि, यानी गविष्टि कहलाता था। युद्ध को अगर कहीं हो जाता था आपस में तो उसको लोग युद्ध नहीं बोलते थे, जैसे हम लोग आज बोलते हैं वॉर छिड़ गई, नहीं, तो ये लोग इसको क्या बोलते थे, गविष्टि बोलते थे। फार्मिंग इन इनिशियल फॉर्म, ठीक, इनिशियल फॉर्म में फार्मिंग करते थे, यानी पत्थरों के टूल से, या कुछ कुछ ब्रॉन्ज एज के जो टूल्स थे, कॉपर के टूल्स थे, उनसे ये लोग फार्मिंग के बनाते थे, लकड़ी से बनाते थे, यानी इनिशियल टूल्स थे। ठीक है, घोड़े रथ का महत्व था। अब देखिए चैरियट्स का जो सबसे पहला रेफरेंस मिलता है वो कहाँ मिलता है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, कि चैरियट्स का किस एग्जाम में, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि चैरियट्स यानी रथ का सबसे पहला वर्णन कहाँ मिलता है। तो रथ का सबसे पहला वर्णन हड़प्पा में क्या मिलता है, नहीं, हड़प्पा में नहीं मिलता है। कहाँ मिलता है, आर्यंस, यानी आर्यंस ने ही सबसे पहले, यानी 1750 बीसी के बाद से ही रथ आना शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु वॉज द प्रीस्ट इन ऋग्वेदिक सोसाइटी? होत्री, उगात्री, अर्धवायु या ब्रह्मा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है होत्री। होत्री को ही बोला जाता था, पुरोहित बोला जाता था ऋग्वेदिक सोसाइटी में। ठीक, होता कौन था, ऋग्वेदिक का ये पाठ पढ़ता था, ठीक है, सबसे मुख्य पुजारी होता था, और इन्वोक डिटीज वाया मंत्राज, यानी मंत्रों के द्वारा देवताओं को आमंत्रित करता था, और अन्य पुजारी बाद में पूजा करते थे। सबसे पहले कौन करता था, चीफ प्रिस्ट पूजा करता था। ठीक है, ही वॉज द सेंटर ऑफ रिचुअल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 आपका दे रखा है, ऋग्वेदिक के अनुसार विवाह कितने प्रकार की थी? ठीक है, बलात्कार विवाह, टाइप ऑफ मैरिजेस इन ऋग्वेदा, गंधर्व विवाह, द्रविड़ विवाह या विधवा विवाह। इसका इंग्लिश में नहीं हो पाया है, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है गंधर्व विवाह, ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, ये शब्द अपने आप में बहुत गंदा है। गंधर्व विवाह, ठीक है, प्रेम व इच्छा आधारित विवाह, म्यूचुअल कंसेंट की परमिशन थी उसमें। गंधर्व विवाह में फ्रीडम टू बोथ थी, यानी लड़के को भी, मेल को भी और फीमेल को, दोनों को फ्रीडम थी शादी करने की। कॉमन थी एक सोसाइटी में, गिफ्ट ऑफ डॉटर एग्जिस्ट, यानी जो दहेज प्रथा है उसके भी वर्णन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, सोसाइटी वॉज फ्लेक्सिबल, यानी हर तरह के अगर कुछ ऊंच नीच होती थी तो उसको भी सोसाइटी में एक्सेप्टेड था वो चीज़। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, ऋग्वेद में राजा का मुख्य कार्य क्या था? मेन ड्यूटी ऑफ ऋग्वेदिक किंग, टैक्स कलेक्शन, जस्टिस, प्रोटेक्शन ऑफ पीपल, परफॉर्म सेक्रीफाइसेस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है रक्षा, यानी प्रजा की रक्षा करना, ये पहले भी राजा के काम हुआ करते थे। ठीक है, गोत्रपति बोला जाता था, क्लैन लीडर बोला जाता था, यानी आज जो हम लोग ब्राह्मणिज्म में गोत्र हम लोग देखते हैं ये तभी आया था। ठीक है, मुख्य कारण उनको सुरक्षा देना होता था, डिफेंडेंट के सब्जेक्ट्स इनके पास थे, यानी प्रजा की रक्षा करता था। स्मॉल किंगडम्स होते थे उनकी भी रक्षा ये करता था, और सभा समिति में सबसे पावरफुल इंसान होता था, यानी वीटो पावर, जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट के पास है। अब आप बताइए मुझे, प्रेसिडेंट के पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है सबसे बड़ी पावर? अगर आपने ये बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा आपकी पॉलिटी बहुत स्ट्रांग है।
क्वेश्चन नंबर 9, ऋग्वेदिक समाज कैसा था? नेचर ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, मैट्रियार्का था, पैट्रियार्का था, कम्युनिस्ट था या रिपब्लिक था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या? पैट्रियार्का था, यानी पितृसत्तात्मक था। जैसे आज चला रहा है पितृसत्तात्मक, वैसे ही था ऋग्वेदिक काल में। ठीक। कुलपति हुआ करता था, यानी हेड ऑफ द फैमिली हुआ करता था, मेल हुआ करता था। सन को ही उत्तराधिकारी माना जाता था और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी जैसे अभी है। वुमेन्स का लेकिन बहुत सम्मान होता था। अभी जो दयनीय स्थिति हो गई थी बीच में, आप देखते होंगे, जैसे वुमेन्स का पर्दा प्रथा, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें अर्ली वैदिक पीरियड में नहीं थी। आप नहीं मानोगे, उस समय ना वुमेन्स आपकी जाके पंचायत में बैठती थी। आज से ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, करीब 1000 BC के अप्रॉक्स तक की बात बता रहा हूँ। 1000 BC के अप्रॉक्स भी वुमेन्स जाकर वहाँ पर बैठती, यानी 3000 साल पहले वुमेन्स भी लीड करती थी, सभा में बैठती थी, समिति में बैठती थी। धीरे धीरे ये लेटर वैदिक पीरियड और पोस्ट वैदिक पीरियड में इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, यानी पुरुषों ने इनको दबाना शुरू कर दिया था। ठीक, तो याद रखिएगा, ऋग्वेदिक जब हमारे ऋग्वेद लिखा गया था उस समय वुमेन्स बहुत अच्छी कंडीशन में थी। आगे देख लेते हैं। वंश परंपरा पितृवंशी थी, यानी लीनेज पैट्रियार्कल था। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं क्या है। ऋग्वेद में वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? बेसिस ऑफ वर्ण सिस्टम इन ऋग्वेद। जन्म था, क्वालिटीज या था, वेल्थ था या कास्ट था? इसका करेक्ट ऑप्शन आप लोग बर्थ बताओगे, लेकिन नहीं, इसका करेक्ट ऑप्शन है क्वालिटीज। यानी एक ही घर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब हो सकते थे। यानी किसी कोई पेरेंट है, उसके 4 बच्चे थे, तो वो चारों बच्चे अलग अलग कास्ट के हो सकते थे। कास्ट नहीं, उनको ये बोलेंगे कि वर्ण में हो सकते थे वो। यानी काम के आधार पर डिसाइड था। ये नहीं था कि अब ये ब्राह्मण है तो इनका लड़का ब्राह्मण ही होगा, नहीं, ब्राह्मण अगर उसका लड़का शूद्र वाले काम कर रहा है तो वो शूद्र है। ठीक, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। वर्ण सिस्टम इनिशियल था, ठीक है, बर्थ के बेस पे नहीं था, मैंने बता दिया है। और पुरुष सूक्त में वर्णन है, ठीक है। कर्म और क्षमता के आधार पे आधारित था। बाद में ये लेटर बिकेम रिजिड, यानी बहुत कठिन हो गई, यानी जिसे जब जन्म के आधार पर इसको दे दिया गया तब। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लेटर वैदिक पीरियड, अगला टॉपिक क्या है आपका? लेटर वैदिक पीरियड का। देखिए मैंने टॉपिक वाइज इसीलिए बना रखा है ताकि आप एक बार आओ, आपका जो भी सेक्शन सबसे कमजोर हो उसको आप कवर कर लो आकर यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में किस नदी का महत्व बढ़ा? यानी लेटर वैदिक पीरियड में किसका? लेटर वैदिक पीरियड कब से कब तक शुरू होता है? 1000 BC से 600 BC में आता है लेटर वैदिक। ठीक, अर्ली वैदिक कब था? अभी मैंने बताया था आपको, 1750 से लेके 1000 तक था। सरस्वती, यमुना, गंगा या सिंधु? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर है गंगा। यानी गंगा नदी को महत्व मिलना कब शुरू हो गया था? 1000 BC के बाद से, यानी 3000 साल पहले। ऋग्वेद सिंधु पर आधारित थी, उत्तर वैदिक काल गंगा पे आधारित है, सबको पता है, अभी मैंने बता दिया, दोनों एक्सप्लेन किया है। क्यों? क्योंकि फर्टाइल लैंड थी गंगा के पास की, ठीक है, कृषि के लिए बहुत अच्छी थी ये चीज़। और पॉलिटिकल शिफ्ट हो रहा था ईस्टवर्ड, यानी अगर आप भारत का मैप देखोगे तो सिंधु नदी यहाँ है, गंगा नदी यहाँ है, यानी इससे हमें क्या देखने को मिलता है? धीरे धीरे लोग इधर भाग रहे थे, पूर्व की तरफ, सब जंगल वंगल कटने लगे थे यहाँ पे, ठीक है, गंगा संस्कृति का उद्भव हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख अनाज कौन सा था? मेन क्रॉप कौन सा था? क्या खाते थे पूर्व वैदिक उत्तर वैदिक काल के लोग? गेहूं, राइस, बार्ले या मेज? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास है राइस, यानी चावल खाना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। जौ, प्रारंभिक काल में जौ, बार्ले था, उसके बाद क्या हुआ? राइस शुरू हो गया। यानी अर्ली वैदिक में ये लोग क्या खाते थे? जौ खाते थे। देखो आज भी अगर हम लोग को पूजा में देखें, जब पूजा घर में होती है हवन वगैरह, तो हम लोग जौ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि जो पूजा होती है वो ऋग्वैदिक कल्चर से होती है। ठीक, तो उसमें आज भी हम लोग जौ का ही इस्तेमाल करते हैं। चावल का भी इस्तेमाल शुरू हो गया है, लेकिन जौ का भी इस्तेमाल होता है। लोहे के हल, क्यों लोहे के हल क्यों आना शुरू हो गए थे? क्योंकि लोहा हमको 1200 BC से मिलना शुरू हो गया था। तो लेटर वैदिक पीरियड तक, यानी 600 साल बाद तक तो इसका इवोल्यूशन बहुत हाई हो गया था। तो यानी टेक्निक जो ये टेक्निक थी ये एग्रीकल्चर में यूज़ होना शुरू हो गई थी। ठीक है, राइस का फूड कल्टीवेशन शुरू हो गया था और समाज जो था वो एग्रेनियन हो गया था, यानी कृषि प्रधान हमारा समाज हो गया था। लोहे की क्रांति की वजह से ही ये सारा हुआ था, क्योंकि लोहे आए तो टूल्स बनने शुरू हो गए। अब टूल्स बनने शुरू हो गए तो फिर खेती के लिए बहुत आसान हो गया सब कुछ, वेपन्स बनने लगे, हथियार बनने लगे। उत्तर वैदिक काल में किस वस्तु का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? विच मेटल वॉज मोस्ट यूज इन लेटर वैदिक पीरियड? सबको पता है, कौन सा? आयरन।
लोहे को श्याम अयस्क कहा जाता था, क्यों इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हुआ? एग्रीकल्चर में, वेपन बनाने में, और परमानेंट एग्रीगेरियन सोसाइटी बनाने में एक, और सेटलमेंट करने में गंगा वैली में। क्यों गंगा वैली में सेटलमेंट करने के लिए? क्यों? इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न यही था क्योंकि इधर पर जंगल वंगलों की कटाई के लिए इनके पास अच्छे हथियार आ गए थे, ताकि जंगल काट सके, जंगलों को साफ करके सेटलमेंट बना सके। उत्तर वैदिक काल किस देवता की प्रतिष्ठा सबसे अधिक हुई? विच डीटी गेन्ड हाईएस्ट इंपॉर्टेंस इन लेटर वैदिक पीरियड? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या? प्रजापति। ठीक, प्रजापति। प्रारंभिक काल में कौन था? इंद्रा था और अग्नि थे, यानी अर्ली वैदिक पीरियड में ये थे, और इसके में कौन है? प्रजापति सुप्रीम हो गए थे। ठीक, सृष्टि के रचयिता इनको कहा गया है। ठीक, ब्रह्मा की अवधारणा विकसित हुई, कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रह्मा इमर्ज। तो ब्रह्मा का को इंपॉर्टेंस कब मिला? 600 बीसी के आसपास मिला, 1000 से 600 के बीच में, बीसी के बीच में इनको ब्रह्मा को इंपॉर्टेंस मिली। ठीक है, इंद्रा कब थे? इंद्रा और अग्नि 1750 से 1000 के बीच में थे। अच्छा, शिवा को कब मिली? लॉर्ड शिवा अर्लीस्ट, सबसे पहले जो हमारे भगवान थे, सबसे पहले जिनका एविडेंस मिला, मैं एविडेंस की बात कर रहा हूँ, वो हमें पशुपति सील्स मिली हैं। और पशुपति को आप क्या बोलते हो? यानी शिवा बोलते हो, लॉर्ड शिवा, यानी भगवान शंकर के सबसे पहले अवशेष हमें हड़प्पन में भी मिल चुके हैं, हड़प्पा के पहले भी मिल चुके हैं, शिवलिंग हमें मिले हैं। ठीक, तो सबसे पुराने गॉड फिलहाल यही माने जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में समाज की संरचना कैसी थी? सोशल स्ट्रक्चर ऑफ लेटर वैदिक पीपल कैसी थी? इक्वालिटी बेस्ड थी, वर्ण के आधार पर थी, वर्ग के आधार पर थी, या ट्राइबल थी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? वर्ण बेस्ड थी। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन आपको ऑलरेडी किया था कि ये जन्म के आधार पे हुआ करता था। ठीक है, और ब्राह्मण सर्वोच्च हुआ करता था। स्त्रियों की जो दुर्दशा थी यहाँ पे होना शुरू हो गई थी, मैंने बताया था। ठीक, अर्ली वैदिक पीरियड में स्त्रियां बहुत खुश थीं, उनको अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट रोल भी दिए जाते थे, लेकिन समय के साथ साथ पुरुषों ने महिलाओं को दबाना शुरू कर दिया था लेटर वैदिक पीरियड से, यानी 600 बीसी के से ही लगभग इनको दबाना शुरू हो गया था। यानी 600 बीसी में कौन आया था? लॉर्ड बुद्धा, यानी बुद्धा हमारे 600 बीसी में ही आए थे। ठीक है, उससे पहले ही इनको दबाना शुरू कर दिया था। 600 बीसी के बाद आए थे वैसे। ठीक है, अब एग्जैक्टली 600 बीसी मत लीजिएगा, वो आगे जब पढ़ाएंगे तब एग्जैक्टली बताएंगे हम आपको। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख सभा कौन सी थी? मेन असेंबली ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, सभा, समिति, विधत या गण? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है सभा, सबसे इंपॉर्टेंट असेंबली हुआ करती थी। ठीक, ऋग्वेदी को समिति बोलते थे, ऋग्वेद में समिति का वर्णन है। ठीक है, और सभा का भी वर्णन है। उत्तर वैदिक काल में सभा ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट था इसका। अब देखिए, ये जो समिति थी इसमें वुमेन्स भी पार्ट ले सकती थी समिति में, लेकिन सभा में लेटर वैदिक पीरियड में वुमेन्स को हटा दिया गया था। राजकीय निर्णय सभा से होता था और डोमिनेटेड बाय एलीट क्लास जो होते थे, कुलीन वर्ग होते थे, वो लोग उसको डोमिनेट करते थे, और डेमोक्रेसी का भी यहाँ पे डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। यानी इससे पहले क्या होता था? सभा और समिति में डेमोक्रेसी थी, यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म होना शुरू हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल में राजसूया यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता था? राजसूया, ठीक है, प्रजा की भलाई के लिए, राज्य विस्तार के लिए, राजा की सार्वभौमिकता के लिए, या कृषि उपज को बढ़ाने के लिए? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका है सोवेरेनिटी ऑफ किंग, राजा की प्रभुत्वता को बढ़ाने के लिए। राजसूया, ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, आरआरबी में पूछा गया है, यानी एनटीपीसी के सारे में पूछा, लगभग हर एग्जाम से पूछा गया है, एमपी के भी कई एग्जाम से पूछा गया है। ठीक, यूपीपीसीएस का तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। राजसूया सिंबल ऑफ सोवरेनिटी होती थी, राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए इस यज्ञ को कराया जाता था। अश्वमेध यज्ञ भी इसी की कैटेगरी का ही होता था। ठीक है, लेकिन वो राज्य के साम्राज्य के लिए होता था, यहाँ पे किसके लिए होता था? सार्वभौमिकता को बढ़ाने के लिए। और अश्वमेध युद्ध जो होता था वो राज्य की टेरिटरी को बढ़ाने के लिए होता था। ठीक है, क्षेत्र को बढ़ाने के लिए होता था। उत्तर वैदिक काल में शिक्षा का केंद्र क्या था? सेंटर ऑफ एजुकेशन इन लेटर वैदिक एज, मठ, आश्रम, स्कूल या यूनिवर्सिटी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका आश्रम। यूनिवर्सिटी कहाँ थी? नालंदा वगैरह सब बहुत बाद में बनी है, स्कूल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था, मठ अभी आए ही नहीं थे, क्यों? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा भी आए ही नहीं थे।
देखिए अगर आपको सारे टाइम पीरियड पता हो तो आप कैसे एलिमिनेट कर ही सकते हो ना, जैसे मैंने अभी इसमें एलिमिनेट किया। मठ को मैंने कैसे हटा दिया था, ठीक है। आश्रम को मैंने कैसे, आश्रम तो छोड़ी छोड़ी, स्कूल मैंने कैसे हटाई, यूनिवर्सिटी वगैरह मैंने कैसे हटाई, तो बचा क्या, यही है। थोड़ा सा अगर टाइम पीरियड आपको क्लियर हो तो आप आराम से कर सकते हो, ठीक। और यहाँ पे होता क्या था, वेद वेद की स्टडी होती थी। एजुकेटेड ब्राह्मणिज्म हो जो होते थे, ब्राह्मण वर्ग के लोग यहाँ पढ़ते थे। गुरुकुल का कॉन्सेप्ट यहीं पे जन्मा था। उत्तर वैदिक काल में विवाह व्यवस्था कैसी थी? मैरिज सिस्टम इन लेटर वैदिक सोसाइटी वॉज फ्री मैरिज, पॉलीगैमी यानी बहुपत्नी रखने की प्रथा, सख्त नियंत्रण था, या गंधर्व विवाह का सामान्य था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है क्या, पॉलीगैमी, बहुत पत्नी आप रख सकते थे, ठीक है। लेटर वैदिक पहले क्या था, गंधर्व था, ठीक है, गंधर्व विवाह होता था, मैंने बताया था ना अर्ली वैदिक पीरियड में। और यहाँ पे क्या शुरू हो गया था, पॉलीगैमी शुरू हो गया था। गंधर्व विवाह क्या था, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए फटाफट बताइए आप लोग, 3-4 पॉइंट इसके फटाफट बताइए मुझे, कमेंट सेक्शन में बताइए गंधर्व विवाह का क्या था, ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था अभी इस टॉपिक को। स्त्रियों की स्थिति गिर गई थी, यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। कन्यादान व पितृसत्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा शुरू हो गई थी, ठीक है। रिलीजियस एक ड्यूटी बन गई थी कि शादी विवाह हमको करना ही करना है बड़ा, पहले ये सब नहीं था, ठीक। लेटर वैदिक पीरियड में ये सब शुरू हो गया था। उत्तर वैदिक काल में राजा का अधिकार कैसे हुआ? नेचर ऑफ किंग्स पावर इन लेटर वैदिक पीरियड, लिमिटेड था, इलेक्टेड था, हेरिडेटरी पावरफुल था, या पीपल बेस्ड था? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका क्या, हेरिडेटरी था, पावरफुल था। ये राजा का बेटा राजा बनेगा, यहीं से शुरुआत हुई थी। वंशानुगत शुरू हो गया था। ऋग्वेदिक में राजा कमजोर हुआ करता था, लेटर वैदिक में राजा स्ट्रांग हो गया था, क्योंकि स्ट्रांग हो गया था, अगर अपने बेटे को राजा बनाना है तो उसे खुद अपनी प्रभुत्वता स्थापित करनी पड़ती थी। सैक्रिफाइसेस यहाँ पर अधिकार हो गए थे, यज्ञों के अधिकार बढ़ गए थे यहाँ पे, और सभा समिति कमजोर हो गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका पोस्ट वैदिक पीरियड। अब पोस्ट वैदिक पीरियड कब से शुरू होता है, 600 BC के बाद से आपका पोस्ट वैदिक पीरियड शुरू हो जाता है, ठीक। 600 BC के बाद अब हम धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, और यहीं पे महाजनपदास का भी वर्णन शुरू हो जाता है। महाजनपदा और मौर्यन जो डायनेस्टी थी, मौर्यन, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड का पहला क्वेश्चन ये है आपका, विच टेक्स्ट मार्क्स द डीप डेवलपमेंट ऑफ फिलोसॉफिकल थॉट्स आफ्टर लेटर वैदिक एज? कौन सी थॉट सबसे ज़्यादा जन्मी थी, ब्राह्मणा की, अरण्यका की थी, उपनिषद की, या वेदा की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है उपनिषद। लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन भी पूछा था एमपीटेट की, जब मैं क्लास पढ़ा रहा था, कि उपनिषद कितने होते हैं, किसी का आंसर नहीं आया था कमेंट सेक्शन में। चलिए इसमें मैंने सोल्यूशन में नहीं लिखा, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, उपनिषद की संख्या कितनी है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। उपनिषद यानी ज्ञान कांड बोलते हैं इसको, नॉलेज सेक्शन बोलता है उपनिषद को, ठीक है। इसमें कंसेप्ट ऑफ आत्मा और ब्राह्मण की, आत्मा और परमात्मा के ज्ञान को बताया जाता है। कर्म, मोक्ष, पुनर्जन्म की चर्चा होती है इसमें, और डीप चिंतन होता है, वेदांता की नींव का भी डीप चिंतन होता है उपनिषद में। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इग्नोर मत कर दीजिएगा इसको आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उपनिषद में क्या एक्सप्लेनेशन होता है, ये सारा होता है, एक बार रफली दिमाग में रख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर वैदिक के बाद का प्रमुख आश्रय व्यवस्था नियम क्या था? मेन रूल ऑफ आश्रम सिस्टम आफ्टर लेटर वैदिक पीरियड, ओनली ब्रह्मचर्य, फॉर आश्रम, टू आश्रम, नो आश्रम? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका टू आश्रम्स। अब टू आश्रम का कॉन्सेप्ट क्या है, सॉरी 4 आश्रम, माय मिस्टेक, 4 आश्रम इसका करेक्ट ऑप्शन है। 4 आश्रम कौन कौन से थे, स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ लाइफ, वानप्रस्थ और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये जीवन के 4 वर्ड थे। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक के बाद समाज में किस व्यवस्था की कठोरता और बढ़ गई? विच सिस्टम बिकेम मोर रिजिड आफ्टर लेटर वैदिक एज? गोत्रा, वर्णा, मैरिज, या एजुकेशन? वर्णा सिस्टम, मैंने बताया था वर्णा सिस्टम क्या था, बर्थ बेस्ड क्लासिफिकेशन होता था, शूद्र सबसे कमजोर होते थे और ब्राह्मण सबसे स्ट्रांग होते थे। उत्तर वैदिक के बाद के काल में कौन सा ग्रंथ धर्मशास्त्र के आधार पर बना? मनुस्मृति, उपनिषद, या महाभारत, या रामायण? जिसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, मनुस्मृति। मनुस्मृति कब बनी थी, पोस्ट वैदिक पीरियड में, यानी 600 BC के बाद बनी थी। धर्म, आचरण, वर्ण व्यवस्था, इन सबको मनुस्मृति में लिखा गया। लॉज ऑफ सोसाइटी, वुमेन्स और शूद्रा की कंडीशन क्या थी, उनके लिए बहुत
जो रूल्स थे मनुस्मृति में लिखे गए, बेस्ड ऑन लीगल सिस्टम और ह्यूज इम्पैक्ट ऑन लेटर सोसाइटी, गहरा प्रभाव पड़ा, यानी औरतों की स्थिति को बहुत दयनीय बना दिया था। मनुस्मृति को किसने जलाया था? इसका आंसर अगर आप लोग दे सकें, किसी ने जलाया था मनुस्मृति को। बहुत बड़े हमारे लॉयर साहब थे, उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, और आज उनकी वजह से बहुत सारे हरिजन संघ के जो लोग हैं, हरिजन समाज के लोग हैं, उनको बहुत अपलिफ्टमेंट मिला है। हमारे देश का आधार ही उन्होंने रखा लीगल के फील्ड में। उनका नाम आप लोग मुझे बताइएगा। उत्तर वैदिक के बाद का महाकाव्य काल किन ग्रंथों से जुड़ा है? पोस्ट वैदिक इपिक एज इज एसोसिएटेड विद विच टेक्स्ट? वेदा, ब्राह्मणा, रामायण, महाभारत या धर्मशास्त्र? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है रामायण एंड महाभारत। यहीं से हमको चीज़ों को रेफरेंस मिलने शुरू हो गए थे। ये हमारे एपिक हैं। कब लिखी गई थी ये? 7000 ईयर्स पहले, 5000 बीसी के आसपास से लिखी गई थी हमारी रामायण, और 3000 बीसी के आसपास हमारी लिखी गई थी, 3000 नहीं, आप इसको 4000 के आसपास ही मानिए, बीसी के आसपास लिखी गई थी हमारी महाभारत। उत्तर वैदिक में के बाद शिक्षा का माध्यम मुख्यतः क्या रहा? मेन मीडियम ऑफ एजुकेशन इन पोस्ट वैदिक पीरियड, पाली, संस्कृत, प्राकृत या अरेमैक? तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है? अभी भी संस्कृत में ही पढ़ाई चल रही थी, ठीक। एपिक और उपनिषद की पढ़ाई होती थी वहाँ पर, ठीक है। संस्कृत में टेक्स्ट पढ़ाए जाते थे और लैंग्वेज एजुकेटेड क्लास में ही जनरली लोग पहुँचते थे। अभी शूद्रास वगैरह की स्थिति खराब होना शुरू हो गई थी यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति कैसी थी? सबको पता है क्या? इंडिपेंडेंट एकदम नहीं, सुप्रीम एकदम नहीं, इक्वल राइट्स एकदम नहीं। इक्वल राइट्स तो अब जाके मिलना शुरू हुआ है, वो भी प्रॉपर नहीं मिला है। प्लीज़ आप लोग इसमें एलिमनी को मत जोड़ दीजिएगा। अधीनस्थ, सबऑर्डिनेट थी, इनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा दयनीय थी, ठीक है। डिक्लाइन लेटर्स, इसको पहले मैंने बहुत बता दिया, अब इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। उत्तर वैदिक के बाद किस धार्मिक विचारों की लोकप्रियता पाई? विच रिलीजियस आइडिया बिकेम पॉपुलर आफ्टर लेटर वैदिक एज? पुनर्जन्म की, बलिदान की, भूदेववाद की यानी पॉलीथिज्म की, या प्रकृति की पूजा की? तो कर्मा और रीबर्थ, यानी कर्म करो अच्छे मिलेगा, अगले जन्म में तुम्हें अगर ये करना है तो आज ब्राह्मणों को ये खिलाओ। ये सब कब शुरू हुआ? लेटर वैदिक पीरियड में शुरू हुआ था। उपनिषदों की व्याख्या हुई, ठीक है, कर्मा का दिया गया, कर्म अच्छे करो, ये सब इसी में दिया। मोक्ष की प्राप्त करनी है तो बाबा को ये चढ़ाओ, वो चढ़ाओ, यानी ब्राह्मण जो कास्ट था उसने अपने आप को सुप्रीम। इस पर आप लोग अफेंड मत हो जाइएगा जो ब्राह्मण कास्ट के लोग हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये मैं आपसे 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ, तो आपके तो उस समय दादा परदादा भी नहीं थे, ठीक है। तो उस समय जो रियलिटी है, जो एविडेंस मिले, मैं उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ, अफेंड मत होइएगा आप लोग। उत्तर वैदिक काल के बाद आर्थिक जीवन किस पर आधारित रहा? पोस्ट वैदिक इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन पैस्टोरलिज्म, एग्रीकल्चर, हंटिंग या एग्रीकल्चर? तो अभी भी एग्रीकल्चर ही चल रहा था। इंडस्ट्री कहाँ आ जाएगी? ये तो 16th सेंचुरी के बाद जब से ब्रिटिशर्स आना शुरू हुए थे तब से इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई थी। वो भी नहीं, बेसिकली 18th सेंचुरी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब से शुरू हुआ था, ठीक है। हंटिंग बहुत पहले था, गलत हो गया। पैस्टोरलिज्म तो बहुत पहले चला गया, आसानी से कर सकते थे इसको। उत्तर वैदिक काल के बाद काल में कौन कौन से दर्शन सर्वाधिक विकसित हुए? विच फिलोसफी फ्लोरिस्ड मोस्ट इन पोस्ट वैदिक पीरियड? वेदांत, सांख्य या योग या चार्वाका? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका वेदांत, वेदांत की फिलोसफी, ठीक, जिसमें आत्मा और ब्राह्मण का ज्ञान। इसमें ये बस ये इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो मोक्ष का जो वर्णन हमारा मिलता है, हाईएस्ट गोल देता है वेदांता के अनुसार है, बस। थैंक यू अगर आपने यहाँ तक देखा है, और प्लेलिस्ट आपकी बनी हुई है एसएससी वगैरह के, अगर आप एग्जाम दे रहे हैं, आरआरबी का दे रहे हैं, एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 का या वर्ग 3 का दे रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट को जाके एक बार टॉपिक वाइज विजिट कर लीजिएगा, क्विक रिवीजन आपका हो जाएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।